Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to start with the very first chapter of book Bipin Chandra, History of Modern India. और इसका फर्स्ट चैप्टर है द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य का पतन। जो महान मुगल साम्राज्य था और जो उस समय के सभी साथ वाले लोग थे, उस समय के जो राजा महाराजा थे, जितने भी दूसरे साम्राज्य थे, उन सभी के लिए जलन का विषय था, एनवी का विषय था। और ये लगभग 200 साल तक इसी स्टेट में रहा, यानी 200 साल तक इसकी यही ग्लोरी रही। वो 18वीं सदी की शुरुआत में, 18वीं सदी के फर्स्ट हाफ में, पहले हाफ में पतन होना और टूटना शुरू हो गया। 18वीं सदी यानी 1701 से 1800 तक जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने अपनी शक्ति और ग्लोरी यानी चमक धमक जो थी उनके साम्राज्य की, वो खो दी थी। लोगों की नज़रों में जो उनकी ग्लोरी थी वो खो दी थी और ये पूरा साम्राज्य दिल्ली के आसपास के कुछ मीलों में सिमट के रह गया। और अंत में 1803 में दिल्ली पर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया और जो महान मुगल सम्राट था, प्राउड मुगल सम्राट था, वो एक विदेशी शक्ति के हाथों सिर्फ एक पेंशनर बन के रह गया। यानी उसे सिर्फ नाम के लिए सम्राट बना के रखा था अंग्रेज़ों ने, पर उन्हें सिर्फ पेंशन दी जाती थी हर महीने की। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे कितना बड़ा साम्राज्य उसका पतन हुआ, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मध्यकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना की कुछ कमियों की और कुछ गलतियों के बारे में हमें पता चलता है, जिसके कारण से ये पूरा देश हमारा अंग्रेज़ों के यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। इस मुगल साम्राज्य की जो एकता थी और स्थायित्व था, यानी जो इतने समय से एकता बनी हुई थी और जो स्थायी एक स्टेटस था कि मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा है, ये औरंगजेब के समय से ही शेकन अप होना, यानी उसमें थोड़ा डामाडोल होना शुरू हो गया था। लेकिन औरंगजेब की कई ऐसी हार्मफुल पॉलिसीज़ थी, उसकी ऐसी कई पॉलिसीज़ थी जिससे उसने उसके साम्राज्य को नुकसान पहुंचा। उसके बावजूद भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एफिशिएंट था, काफ़ी अच्छा था। और औरंगजेब की जो डेथ के समय 1707 ईस्वी तक मुगल आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी अपने समय की। मुगल आर्मी मुगलों की शक्ति का एक बहुत बड़ा कारण थी। और इसी कारण से उस समय तक, औरंगजेब की मृत्यु के समय तक भी, जो मुगल डायनेस्टी थी, मुगल वंश था, उनकी देश में काफ़ी रिस्पेक्ट थी। औरंगजेब के डेथ के बाद राजगद्दी पाने के लिए औरंगजेब के तीनों बेटों में लड़ाई हुई और उनमें जीता 65 साल का बहादुर शाह। बहादुर शाह बहुत पढ़ा लिखा था, डिग्निफाइड था, यानी बहुत गरिमा थी जैसी कि राजा में होनी चाहिए, और बहुत काबिल था। बहादुर शाह ने कॉम्प्रोमाइज़ और कंसाइलेशन की पॉलिसी अपनाई, यानी कि समझौते करने की और मनाने की पॉलिसी। किसी से उसने डायरेक्टली दुश्मनी, लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ तक कि उसने औरंगजेब के समय लिए हुए कुछ नैरो माइंडेड पॉलिसी, यानी संकीर्ण सोच वाली, बहुत छोटी सोच वाली पॉलिसीज़ और मेजर्स को पलट दिया। उसने हिंदू राजाओं और चीफ्स के प्रति, हिंदू जो भी छोटे राजा थे, बड़े राजा थे, उनके प्रति एक टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया, एक सहिष्णुता का एटीट्यूड अपनाया, उनसे दुश्मनी मोल नहीं ली। बहादुर शाह के राइन में, उसके शासन में किसी मंदिर का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि औरंगजेब के काल में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे, पर बहादुर शाह ने ऐसा नहीं किया। शुरुआत में उसने राजपूत जो स्टेट्स थे, आमेर और मारवाड़, यानी जो अभी जोधपुर है, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश की। इसके लिए उसने क्या किया कि आमेर का जो राजा था जय सिंह, उसे हटा के विजय सिंह, उसके छोटे भाई को राजा बना दिया। और मारवाड़ यानी प्रेजेंट जोधपुर के राजा अजीत सिंह को फोर्स किया कि वो मुगल अथॉरिटी के सामने झुक जाए। उसने आमेर और जोधपुर की घेराबंदी करने की कोशिश की अपनी सेनाओं के साथ, यानी सेनाओं के थ्रू इन दोनों राज्यों को घेरने की कोशिश की। हालांकि इसमें बहादुर शाह को बहुत फर्म रेजिस्टेंस, यानी बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। सो ही गिव अप द आइडिया। तो उसके बाद बहादुर शाह को रियलाइज़ हुआ कि ये सब कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी इस तरह के एक्शंस लेना, और बजाय सामने से लड़ने के बहादुर शाह ने सेटलमेंट किया, यानी समझौता किया
हालांकि सेटलमेंट कोई बहुत बड़ा सेटलमेंट नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा फेवर्स नहीं दिए गए थे उन राजाओं को, तो भी इसने सेटलमेंट करना ठीक समझा। तो क्या था सेटलमेंट? आमेर का राज्य वापस से जय सिंह को दे दिया गया, राजा जय सिंह को, और अजीत सिंह को भी वापस दे दिया गया मारवाड़ का राज्य, क्योंकि अजीत सिंह को मजबूर किया गया था कि वो मुगलों के सामने झुके। जबकि उनकी जो दूसरी डिमांड थी, यानी मालवा और गुजरात की मनसबदारी और सूबेदारी, राजा जय सिंह और अजीत सिंह को देने के लिए ये डिमांड्स नहीं मानी गई। बहादुर शाह की मराठाओं के प्रति जो पॉलिसी थी, मराठा सरदार यानी मराठा के जो मुखिया थे, वो हाफ हार्टेड कंसाइलेशन थी, यानी पूरे मन से उसने कोई समझौता नहीं किया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि सिर्फ समझौता करना है इसलिए किया था, पूरे दिल से उसने समझौता नहीं किया था। मराठा साम्राज्य का हेड बनने के लिए, सुप्रीमेसी के लिए आपस में लड़ते रहते थे और साथ में मुगल अथॉरिटी से भी लड़ते थे। इस कारण से मराठा किंगडम में कभी भी पूरी तरह से शांति और व्यवस्था नहीं बन सकी, पूरा पीस एंड ऑर्डर नहीं आ सका। अब सिखों के प्रति पॉलिसी की बात करें तो बहादुर शाह ने उन्हें कैसे कंसाइल करने की, यानी उनके साथ समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के साथ शांति का मार्ग अपनाया और गुरु गोबिंद सिंह को एक हाई मनसब यानी ऊंची रैंक दी। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, यानी गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद सिखों ने वापस विरोध का स्वर अपनाया और इस समय उनके लीडर थे बंदा बहादुर। तो बहादुर शाह ने काफी सख्त कदम उठाए उनके खिलाफ, उनका विरोध था, उसे कुचलने की कोशिश की सख्त कदम के साथ। और ये जो सभी रिबेल्स थे, जो विरोध करने वाले थे, उन्होंने काफी बड़े एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जो कि सतलज और जमुना के बीच, सतलज नदी और जमुना नदी के बीच का जो बड़ा एरिया था उसे कंट्रोल में ले लिया था और वो दिल्ली के काफी करीब पहुंच चुके थे। तो बहादुर शाह ने इन लोगों को दबाने के लिए, इन लोगों के विरोधी स्वर को दबाने के लिए खुद ने कैंपेन को लीड किया, यानी खुद ने एक्शन लिया इस पे। हालांकि बहादुर शाह लोहगढ़ पे कब्जा करने में कामयाब हो गया। ये लोहगढ़ गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा बनाया गया किला था और ये कहाँ पर है? हिमालय के फुट हिल्स में, अंबाला में, अंबाला सिटी जो हम जानते हैं वहां पर है। और इसके अलावा सिखों के जो दूसरे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, यानी जहां जहां सिखों का कब्जा था दूसरी जगहों पर, वहां पर भी बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया। लेकिन सिखों को दबाया नहीं जा सका और 1712 में उन्होंने वापस से लोहगढ़ पे कब्जा कर लिया। बहादुर शाह ने बुंदेला मुखिया, बुंदेला चीफ चत्तरसल के साथ समझौता किया और चत्तरसल बहादुर शाह के प्रति काफी वफादार रहा। साथ में जो जाटों के चीफ थे चूड़ामन, चूड़ामन के साथ भी बहादुर शाह ने समझौता किया और चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ जो बहादुर शाह ने कैंपेन चलाया था उसमें बहादुर शाह की मदद भी की। बहादुर शाह ने बुंदेला मुखिया, बुंदेला चीफ चत्तरसल के साथ समझौता किया और चत्तरसल बहादुर शाह के प्रति काफी वफादार रहा। साथ में जो जाटों के चीफ थे चूड़ामन, चूड़ामन के साथ भी बहादुर शाह ने समझौता किया और चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ जो बहादुर शाह ने कैंपेन चलाया था उसमें बहादुर शाह की मदद भी की। बहादुर शाह के राइन में, बहादुर शाह के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन, वो और ज़्यादा खराब हो गया औरंगजेब के टाइम से भी। राज्य के पास जो पैसा था वो काफ़ी कम होता गया क्योंकि बहादुर शाह किसी को भी जागीरें और प्रमोशन दिया करते थे। तो जागीरें बांटने के कारण और प्रमोशन देते रहने के कारण, यानी पैसे देते रहने के कारण, जाहिर सी बात है स्टेट के पास जो फाइनेंस था, राज्य के पास जो पैसे थे वो कम होते गए। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद जो 13 करोड़ रुपए राज्य के पास थे, यानी उसके साम्राज्य के पास थे, वो लगभग खत्म हो गए थे। बहादुर शाह ने इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश की और उसकी तरफ कदम भी बढ़ाए और हो सकता है कि साम्राज्य की इन सभी समस्याओं को वो सुलझा लेते। जो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, जो प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम थी, हो सकता है वो सॉल्व कर लेते। 1712 में बहादुर शाह की डेथ हो गई और पूरा साम्राज्य वापस से सिविल वॉर में चला गया। जबरदस्त अव्यवस्था पूरे साम्राज्य में फैल गई। मुगल पॉलिटिक्स में अब एक नया एलिमेंट आ चुका था, एक नई चीज आ चुकी थी और जिसकी वैल्यू आगे के जितने भी वॉर्स ऑफ सक्सेशन हुए, यानी उत्तराधिकार की जितनी लड़ाइयाँ हुई, उसमें इस नए एलिमेंट की बड़ी वैल्यू रही। तो देखते हैं क्या है ये।
तो पहले के टाइम में जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी पावर के लिए, यानी साम्राज्य किसके हाथ में रहेगा, इस पावर के लिए जितनी लड़ाइयाँ होती थी वो सभी रॉयल प्रिंसेस के बीच में होती थी। यानी जितने राजकुमार थे, शहजादे थे, जितने भी राजाओं की फैमिली थी उनके बीच में होती थी। और जो नोबेल्स थे, नोबेल यानी कुलीन वंश के लोग, अमीर लोग जो पावरफुल होते थे लेकिन राजा की फैमिली से नहीं होते थे, रॉयल किंगडम से नहीं होते थे, बस अमीर होते थे, पावरफुल होते थे। वो लोग जो भी एस्पिरेंट्स होते थे थ्रोन के, यानी जो भी राजा राजकुमार, उनमें से किसी को सपोर्ट करते थे। वो खुद कभी राजा बनने की नहीं सोचते थे। लेकिन अब जो नोबेल्स आए बहादुर शाह की डेथ के बाद, वो सभी खुद ये पावर अपने हाथ में लेना चाहते थे और जो भी राजकुमार थे, शहजादे थे, उसको बस अथॉरिटी की सीट पे बिठा देते थे, सिर्फ पॉन्स के रूप में, यानी अपना प्यादा बना के वो सिर्फ राजगद्दी पे बैठा देते थे, लेकिन साम्राज्य वो खुद चलाते थे। जो नोबेल्स होते थे, जो अमीर लोग, कुलीन वंश के लोग होते थे, पावरफुल लोग, वो। तो बहादुर शाह की डेथ के बाद जो उसके बेटों के बीच में लड़ाई हुई पावर के लिए, उनमें जीता जहांदर शाह। जहांदर शाह क्यों जीता? क्योंकि उसे जुल्फिकार खान, ये जो नोबेल था उस समय का, जो बहुत पावरफुल था, उसने सपोर्ट किया। जहांदर शाह कैसा प्रिंस था? कमजोर और डीजेनरेट। डीजेनरेट यानी पतित, यानी जिसमें बहुत बेकार क्वालिटीज हो, बहुत बुरी क्वालिटीज हो, गिरा हुआ जिसे हम कह सकते हैं, उस टाइप का प्रिंस था। जबकि बहादुर शाह बहुत डिग्निफाइड था, लेकिन इसके बावजूद भी वो राजा क्यों बना? क्योंकि उसे जुल्फिकार खान ने सपोर्ट किया था। और इसकी पूरी जिंदगी, जहांदर शाह की पूरी जिंदगी प्लेजर में ही थी, यानी बस उसे आमोद प्रमोद करना था, प्लेजरेबल चीजें करनी थी, और राज्य में इंटरेस्ट नहीं था। उसमें गुड मैनर्स की कमी थी, अच्छी तमीज नहीं थी, गरिमा, डिसेंसी, ऐसी कोई भी अच्छी क्वालिटीज जहांदर शाह में नहीं थी। तो जहांदर शाह का जो समय था, उस समय का प्रशासन असल में था जुल्फिकार खान के हाथों में। जुल्फिकार खान काफी काबिल था और एनर्जेटिक था, उसमें काफी एनर्जी थी और काबिल भी था शासन चलाने के लिए। जो बना उस समय का वजीर, यानी जिसे हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री। अब जुल्फिकार खान को लगा कि राजपूत राजाओं के साथ और मराठा सरदारों के साथ अच्छी दोस्ती निभाना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि सम्राट जहांदर शाह था, लेकिन सत्ता चला रहा था जुल्फिकार खान। और साथ में जो हिंदू चीफ्टेंस थे, यानी जो हिंदू मुखिया थे, जो हिंदू राजा थे, उन सबके साथ अच्छे संबंध बनाना, दोस्ती निभाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा उसे क्यों लगा? क्योंकि वो चाहता था एक तो एम्पायर बचा रहे, साम्राज्य बचा रहे, इन लोगों से कोई समस्या ना हो। दूसरी बात, उसे कोर्ट में, राज दरबार में अपनी पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग रखनी थी। और इसीलिए उसने औरंगजेब की सभी पॉलिसीज को बहुत तेजी से पलट दिया, क्योंकि औरंगजेब की पॉलिसी इन सबके खिलाफ जाती थी। उसने जजिया कर को भी हटा दिया। जजिया क्या था? जो नॉन मुस्लिम लोग थे उन्हें ये कर देना पड़ता था। उसने, जुल्फिकार खान ने कर हटा दिया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को टाइटल दिया मिर्जा राजा सवाई, और साथ में मालवा का गवर्नर बना दिया था। अभी हमने देखा कि उनकी मांग थी बहादुर शाह के सामने, जो बहादुर शाह ने नहीं मानी थी, पर जुल्फिकार खान ने मान ली और उन्हें मालवा का गवर्नर बना दिया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल दिया गया और उन्हें गुजरात का गवर्नर बना दिया। ये मांग भी थी बहादुर शाह के सामने, तो ये दोनों भी संतुष्ट हो गए। जुल्फिकार खान का एक प्राइवेट अरेंजमेंट था, यानी जो पब्लिक में उसने अनाउंस नहीं किया था, वो क्या था कि डेक्कन में जुल्फिकार खान का डेप्यूटी था दाऊद खान पन्नी। उसने मराठा के राजा शाहू से एक अरेंजमेंट किया था 1711 में, और इस अरेंजमेंट के अंतर्गत मराठा राजा को चौथ और सरदेश मुखी डेक्कन एरिया के दिए गए। ये भी बहादुर शाह के सामने इनकी मांग थी। ये सभी मांगे जुल्फिकार खान ने मान ली, लेकिन इसके लिए शर्त रखी कि ये सारे कलेक्शन किए जाएंगे मुगल ऑफिशियल्स। जो ये चौथ का कलेक्शन और सरदेश मुखी, जो उस समय के टैक्सेस हुआ करते थे, ये कलेक्ट करेंगे मुगल ऑफिशियल और उसके बाद ये मराठा ऑफिशियल्स को देंगे, यानी मराठा ऑफिशियल्स कलेक्ट नहीं कर सकते। जुल्फिकार खान ने चूड़ामन जाट के साथ और छतरसल बुंदेला के साथ भी समझौते कर लिए। उसने सिर्फ बंदा बहादुर और सिखों के खिलाफ ही, जो पुरानी सप्रेशन की पॉलिसी थी, उनको दबाने की पॉलिसी, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ उसने ये जारी रखी। जुल्फिकार खान ने साम्राज्य के जो फाइनेंसेस थे,
जो पैसों की सिचुएशन थी उसे इम्प्रूव करने की भी कोशिश की। हमने भी पढ़ा था कि बहादुर शाह के समय में स्टेट के फाइनेंसेस बहुत ख़राब हो गए थे और इसने कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। जो जागीर की ग्रोथ थी, यानी हर किसी को जागीर बांटे जा रहे थे, उसे बंद किया और ऑफिसेज यानी जो बड़े बड़े पद बांटे जा रहे थे उस चीज़ पर उसने रोक लगाई। साथ में उसने जो मनसबदार थे यानी नोबेल्स थे, उस समय के जो पावरफुल लोग थे मनसबदार, उनके लिए ज़रूरी कर दिया उनके पास एक ऑफिशियल कोर्ट ऑफ ट्रूप्स होनी चाहिए। ट्रूप्स यानी सेना की टुकड़ियाँ, तो एक सर्टेन नंबर ऑफ सेना की टुकड़ी हर किसी के पास होनी चाहिए। ये बात जुल्फिकार खान ने कंपलसरी कर दी। लेकिन उसने एक बुरी टेंडेंसी भी शुरू की, एक बुरी चीज़ शुरू की, और वो थी इजारा यानी रेवेन्यू फार्मिंग। अब रेवेन्यू फार्मिंग क्या होती है? टोडर मल के समय में जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वो काफ़ी अच्छा था, यानी एक लैंड से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ही लिया जाएगा। रेवेन्यू यानी कर, एक ज़मीन के टुकड़े से जितना कर डिसाइड किया गया है स्टेट ने उतना ही लिया जाएगा। जबकि जुल्फिकार खान ने क्या किया, जो रेवेन्यू फार्मर्स थे यानी जो कर इकट्ठा करते थे और मिडिल मैन थे जो गवर्नमेंट को ये सारा अमाउंट दिया करते थे इकट्ठा करके, उन्हें कह दिया कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट गवर्नमेंट को देंगे और उसके बदले में वो चाहे तो किसानों से कितना भी कर वसूलेंगे। गवर्नमेंट को सर्टेन अमाउंट देना ही है, चाहे फसल हो या ना हो, लेकिन और उसके बाद वो किसानों से कितना भी कर वसूलते रहे। जाहिर सी बात है, जिस किसान की हालत पहले से खराब थी, इस व्यवस्था ने उसका और उत्पीड़न किया और ज़्यादा किसानों के साथ अत्याचार हुआ। जैसा कि हमने देखा था कि जुल्फिकार खान खुद एक नोबेल था, यानी खुद एक अमीर था, कुलीन वंश का था। उस समय और भी कई सारे थे नोबेल्स, तो उन सबको जुल्फिकार खान की इस पोजीशन से काफ़ी जलन होने लगी। और इससे बुरा ये था कि जो सम्राट था जहांगीर शाह, उसने भी जुल्फिकार खान को पूरा कोऑपरेशन नहीं दिया और न ही उस पर पूरा ट्रस्ट किया। जहांगीर शाह खुद तो साम्राज्य चलाता नहीं था, लेकिन जो जुल्फिकार खान चलाता था उस पर वो ट्रस्ट नहीं करता था। और इससे बुरा ये हुआ कि जो सम्राट था जहांगीर शाह, उसके कान दूसरे इन नोबेल्स ने, जो काफ़ी बुरे और बदमाश नोबेल्स थे, जो जुल्फिकार खान से ये पावर ले लेना चाहते थे, उन्होंने सम्राट के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने सम्राट से ये कहा कि अगर वजीर यानी जो प्रधानमंत्री था जुल्फिकार खान, अगर वो बहुत पावरफुल हो गया और बहुत एम्बिशियस हो गया तो हो सकता है कि वो सम्राट को ही उसके पद से हटा दे। जब ये बात एम्परर को लगी, जब जुल्फिकार खान की बढ़ती हुई पावर से एम्परर को इस बात का डर लगा, लेकिन अब वजीर इतना पावरफुल था कि वो डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता था उसके खिलाफ, तो उसने सीक्रेटली उसके कामों में दखल देना शुरू कर दिया। और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासन जो अच्छा चल रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता था कि सम्राट खुद उस प्रशासन को खराब करने की कोशिश करे। जहांगीर शाह का जो इनग्लोरियस राइन था, यानी उसमें कोई भी अच्छी बात नहीं थी, कोई ग्लोरी नहीं थी, कोई कामयाबी नहीं थी, ऐसा जो राइन था वो कब ख़त्म हुआ? 1713 में, जब जहांगीर शाह को उसके नेफ्यू ने, भतीजे ने आगरा में हरा दिया और नेफ्यू का नाम था फर्रुखसियार। अब फर्रुखसियार के जिताने वाले कौन थे? सैयद ब्रदर्स। इनकी हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और ये कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान बराहा। ये दोनों हिस्ट्री में कहलाए सैयद ब्रदर्स। अब इन्होंने फर्रुखसियार को जिताया था, तो इसलिए इन दोनों को वजीर और मीर बख्श ये टाइटल्स दिए गए, ये ऑफिसेस इन दोनों को दिए गए। बहुत जल्द ही इन दोनों भाइयों ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया, यानी जितने भी प्रशासनिक अफेयर्स होते थे, प्रशासनिक मुद्दे होते थे, यही चलाए करते थे। फर्रुखसियार में राज करने की कैपेसिटी नहीं थी, राजा बनने की जो कैपेसिटी होती है वो फर्रुखसियार में नहीं थी। वो कायर था, निर्दयी था, अनडिपेंडेबल यानी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, और फेथलेस था, उस पर किसी तरह का विश्वास नहीं कर सकते थे, निर्भर नहीं हो सकते थे, यानी राजा बनने की कोई क्वालिटी उसमें नहीं थी। और वो ऐसे लोगों से घिरा रहता था जो कि चाटुकारी करते थे, यानी चमचागिरी करते थे, फ्लैटरर्स, और इस तरह के बेकार फेवरेट से जो उसको खुश करे, उसकी तारीफ करे, इस तरह के लोगों से घिरा हुआ रहता था। अपनी इन कमजोरियों के बावजूद भी फर्रुखसियार सैयद ब्रदर्स को फ्री हैंड नहीं देना चाहता था, यानी कि वो खुले हाथों से कुछ भी फैसले ले, ये बात फर्रुखसियार नहीं चाहता था, और चाहता था कि सिर्फ उसी की अथॉरिटी बनी रहे। जबकि दूसरी तरफ सैयद ब्रदर्स को लगता था कि प्रशासन ठीक से चले
और साम्राज्य जो खत्म होने को आ रहा है इसे रोका जाए, यानी साम्राज्य खत्म ना हो और उनकी पोजीशन भी बनी रहे। ये सभी चीज़ें तभी संभव थी जबकि जो रियल अथॉरिटी थी, जो एक्चुअल पावर थी, वो सैयद ब्रदर्स के हाथ में रहे और जो सम्राट है यानी फर्रुखसियार वो सिर्फ गद्दी पर रहे। reigned विदाउट रूलिंग, यानी शासन चले सैयद ब्रदर्स का। और इसी कारण से सम्राट फर्रुखसियार की वजीर और मीर बख्शी से यानी सैयद ब्रदर्स से एक लंबी लड़ाई चलती रही, एक स्ट्रगल चलता रहा। साल दर साल एम्परर की कोशिश जारी रही कि इन दोनों भाइयों को हटा दिया जाए और साल दर साल वो फेल होता रहा। आखिर में 1719 में सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियार को मार डाला। सैयद ब्रदर्स ने उनकी जगह पे 2 यंग प्रिंस थे, यानी बहुत छोटे थे जो राजकुमार, उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया क्योंकि कंजम्पशन के कारण, अत्यधिक शराब पीने के कारण मारे गए, उनकी डेथ हो गई। इसके बाद सैयद ब्रदर्स ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को भारत का सम्राट बनाया। फर्रुखसियार के जो तीनों सक्सेसर थे, तीनों उत्तराधिकारी थे, ये सैयद ब्रदर्स के हाथों में मात्र कठपुतली थे। यहाँ तक कि उनकी पर्सनल लिबर्टी टू मीट पीपल, यानी कि किससे मिलेंगे किससे नहीं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, ये सब भी सैयद ब्रदर्स ने रेस्ट्रिक्ट की हुई थी, उस पर भी उन्हीं का कंट्रोल था। यानी 1713 से लेकर 1720 तक जब वो हटाए गए तो सैयद ब्रदर्स ने स्टेट की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सारा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। अब हम सैयद ब्रदर्स की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, यानी धार्मिक सहिष्णुता की। उन्हें लगता था कि इंडिया पे तभी शासन किया जा सकता है जब हिंदू चीफ और नोबेल्स को और मुस्लिम नोबेल्स को साथ में लेकर चला जाए देश पर शासन करने में, यानी दोनों का बराबर का योगदान हो। सैयद ब्रदर्स ने भी राजपूत मराठाओं के साथ समझौते किए और जाटों के साथ, और उन्हें अपनी तरफ किया। फर्रुखसियार और दूसरे नोबेल से लड़ाई करने में, यानी फर्रुखसियार के साथ जो उनकी लड़ाई चली थी, दूसरे नोबेल्स के साथ जो उनकी लड़ाई चली थी, उसमें उन्होंने राजपूत मराठाओं और जाटों को अपने साथ रखा ताकि उन्हें फेवर मिलता रहा। उन्होंने जजिया को इमीडिएटली हटा दिया जैसे फर्रुखसियार राजगद्दी पे बैठा था, तो साथ में उन्होंने पिलग्रिम टैक्स भी हटा दिया कई जगहों से, यानी जो तीर्थ यात्रा करने जाते थे यात्री उन पर कर लगता था, उसको भी उन्होंने कई जगह से हटा दिया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह को, राजा अजीत सिंह को, और आमेर के जय सिंह को अपने पक्ष में कर लिया और साथ में कई और राजपूत राजाओं को भी अपने पक्ष में कर लिया। किस तरह से? उन्हें प्रशासन में ऊंचे ऊंचे पद दे करके, हाई पोजीशंस दे करके। जो जाट चीफ था, जाटों का मुखिया था चूड़ामन, उसके साथ में अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया। और बाद में जो मराठा राजा थे किंग शाहू, उसके साथ में एक अग्रीमेंट किया, समझौता किया और उन्हें स्वराज्य दे दिया गया जो कि शिवाजी चाहते थे। साथ में उन्हें डेक्कन के 6 प्रोविंसेस में चौथ और सरदेश मुखी कलेक्ट करने का हक भी दे दिया गया और इसके बदले में शाहू ने डेक्कन में 15,000 सैनिकों के साथ सैयद ब्रदर्स का साथ देने का वादा किया। सैयद ब्रदर्स ने प्रशासन को बहुत अच्छे से चलाने के लिए काफ़ी कोशिशें की। जो रिबेलेंस थे, जो विरोध करते थे, वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिशें की गई और प्रशासन को टूटने से बचाने के लिए भी कई प्रयास किए, लेकिन वो इसमें विफल हो गए। इसके कारण थी पॉलिटिकल राइवलरी, यानी कई लोग उनके राइवल थे, उनके दुश्मन थे, कॉम्पिटिटर्स थे, झगड़े होते रहते थे और राज दरबार में, कोर्ट में काफ़ी षड्यंत्र चलते थे एक दूसरे के खिलाफ। और ये जो कंटिन्यूस फ्रिक्शन था, लगातार चलने वाला जो संघर्ष था, उसके कारण से रूलिंग सर्कल डिसऑर्गेनाइज हो गया। एक सर्कल होता है रूलिंग का, अलग अलग लेवल्स होते हैं, ये सारा डिसऑर्गेनाइज हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कई जगहों पर पैरालाइज हो गया, यानी प्रशासन कई जगहों पर चलना ही बंद हो गया। एक अव्यवस्था चारों ओर फैल गई जिसमें लॉलेसनेस थी, यानी कोई कानून ही नहीं था। साथ में फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब हो गई, धन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्यों? क्योंकि जो जमींदार थे और कई रिबेलियस थे जिन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, उन्होंने लैंड रेवेन्यू, ज़मीन के जो कर थे वो देने से ही मना कर दिया था। तो जाहिर सी बात है स्टेट के पास पैसे नहीं आते थे। जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने स्टेट रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल किया, प्रशासन के पैसों का गलत इस्तेमाल किया
और रेवेन्यू फार्मिंग की वजह से सेंट्रल इनकम कम हो, जो हमने देखा कि उन्हें एक सर्टेन अमाउंट देना होता था, इसकी वजह से सेंट्रल इनकम और कम हो गई। और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो ऑफिशियल्स थे और सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे और ऑफिशियल्स थे, उन्हें जो सैलरी दी जानी थी वो रेगुलरली पे नहीं होती थी, यानी कभी मिलती थी कभी नहीं। तो इस वजह से उनमें भी डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासन में कमी आ गई थी और म्यूटिनियस हो गए थे, यानी वो भी अब विरोध करने पे आ गए थे, वो भी बगावत करने पे आ गए थे। हालांकि सैयद ब्रदर्स ने ऐसी कोशिश तो बहुत की थी कि समाज के सभी हिस्सों को साथ में लेकर चला जाए और उनसे दोस्ती निभाई जाए, लेकिन तो भी नोबेल्स का एक पावरफुल ग्रुप था। दूसरे नोबेल्स थे, दूसरे जो अमीर कुलीन लोग थे, मनसबदार थे, उनका एक ग्रुप था और उसका हेड था निज़ाम उल मुल्क और उसके पिता का कज़न मोहम्मद अमीन खान। तो ये ग्रुप जो था, उन्होंने सैयद ब्रदर्स के खिलाफ, सैयद भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। और उसका कारण था कि जो इन भाइयों की जो ग्रोइंग पावर थी, दिन ब दिन इनकी जो शक्ति बढ़ती जा रही थी, उससे इनको जेलसी थी, ये जलते थे उस बात से और वो उन्हें हटाना चाहते थे। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से एम्परर सम्राट फर्रुखसियार को हटाया और उसका मर्डर कर दिया, तो उससे उनमें अविश्वास फैल गया कि अगर सम्राट का मर्डर किया जा सकता है तो फिर नोबेल्स की क्या औकात है उनके सामने, उन्हें भी कभी भी मारा जा सकता है। और साथ में जो एम्परर को मार डालने के कारण लोगों का उन पर से विश्वास हट गया था। लोग उनको ट्रेटर्स यानी गद्दार समझते थे, जो कि अपने नमक से गद्दारी कर सकता है। उन्हें नमक हराम कहा जाने लगा क्योंकि जो उनका शासक था उसी को उन्होंने मार दिया था। औरंगजेब के समय के कई नोबेल्स थे जो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें राजपूतों के साथ और मराठाओं के साथ और हिंदुओं के साथ जो सैयद ब्रदर्स की लिबरल पॉलिसी थी, यानी उनको साथ लेके चलने की पॉलिसी थी, ये उन्हें पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि औरंगजेब इन सभी के खिलाफ था और हिंदुओं के और राजपूतों के बहुत खिलाफ था। तो उनकी वही मेंटालिटी वो अभी भी लेके चल रहे थे। तो इन नोबेल्स ने क्या किया कि सैयद ब्रदर्स को एंटी मुगल और एंटी इस्लामिक घोषित कर दिया, यानी कि सैयद ब्रदर्स मुगल्स के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ है, ऐसा उन्होंने घोषित कर दिया। इस तरह से उन्होंने मुस्लिम्स के एक सेक्शन को सैयद ब्रदर्स के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और साथ में नोबेलिटी को भी, यानी कि जो अपर सेक्शन था सोसाइटी का, उन्हें भी सैयद ब्रदर्स के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उस समय का जो शासक था वो था एम्परर मोहम्मद शाह। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि वो भी सैयद ब्रदर्स के कंट्रोल में ही रहता था। तो मोहम्मद शाह ने जो एंटी सैयद ग्रुप बना था नोबेल्स का, उसे सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी सैयद ब्रदर्स की गुलामी से आज़ाद होना चाहता था। 1720 में इन लोगों को कामयाबी मिली और उन्होंने सैयद ब्रदर्स के दोनों भाइयों में से छोटे भाई हुसैन अली खां को मार दिया। अब्दुल्ला खान ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन आगरा के करीब उसे भी हरा दिया गया और इस तरह से सैयद ब्रदर्स का मुगल एम्पायर पर से डोमिनेशन खत्म हो गया। सैयद ब्रदर्स को इंडियन हिस्ट्री में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, यानी राजाओं को बनाने वाले लोग, किंग मेकर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको उसका पता तुरंत चल जाए। That's all for today. Thanks for watching. I'll see you in the next video.